हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयवलसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्टर और उसके क्लासिफिकेशंस के और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्टर वो एक ऐसा कोई वेसल या ऐसा कोई टैंक है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं और उसके रिएक्शन के द्वारा हमें कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होती है। तो वो जो रिएक्शन जिस टैंक या वेसल में हम रिएक्शन करवाते हैं उसे केमिकल रिएक्टर्स कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्टर्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्टर के क्लासिफिकेशन में आता है बैच रिएक्टर, कंटिन्यूअस रिएक्टर, फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, पीएफआर यानी कि प्लग फ्लो रिएक्टर, एमएफआर यानी कि मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और कंटिन्यूअस स्टीयरड टैंक रिएक्टर। और एक होता है सेमी बैच रिएक्टर। और बैच रिएक्टर में दो टाइप्स होते हैं, एक सेमी बैच रिएक्टर होता है और फुल बैच रिएक्टर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अलग अलग रिएक्टर्स के बारे में जानते हैं, उसका वर्किंग क्या है और कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आता है हमारा बैच रिएक्टर। बैच रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें हम जो जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो अपने रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो रॉ मटेरियल को रिएक्ट करवाने के लिए हम उसे एक टैंक में डालते हैं जिसमें एक एजिटेटर लगा हुआ होता है। और उसको रॉ मटेरियल को डालने के बाद थोड़े टाइम तक, यानी कि अब 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, मतलब स्पेसिफिक टाइम तक हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं। और जब रिएक्शन हो जाती है तो हम प्रोडक्ट विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक रिएक्शन चल रही होती है तब तक हम ना तो कोई रॉ मटेरियल डालते हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट को विड्रॉ करते हैं। इसीलिए इसे हम और अलग अलग टाइप की, और जो प्रोडक्ट हम जो रॉ मटेरियल डाले हैं उसे हम एक बैच कहते हैं। यानी कि इतनी बैच हमने डाली और उतना ही हमें प्रोडक्ट मिला। तो इसमें क्या होता है कि ये बैच रिएक्टर का एक एडवांटेज होता है कि इसमें हमें हाई क्वालिटी का मतलब प्रोडक्ट मिलता है। पर ये क्या होता है कि इसमें हमें ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है इसको रिएक्ट करवाने में, और कुछ स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट हो जाता है और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, और हमें प्रोडक्ट इतनी हाई क्वांटिटी में नहीं मिल पाती है। तो ये जो है वो सर्टेन क्वांटिटी की ही मिलती है। और तो फ्रेंड्स, अब आता है सेमी बैच रिएक्टर। तो फ्रेंड्स, सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है कि अगर हम दो रिएक्टेंट को एक वेसल में डालते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि दो में से एक जो रिएक्टेंट होता है वो पहले से ही हम रिएक्टेंट वेसल में डाल देते हैं। और दूसरा जो होता है, मतलब जो दूसरा जो होता है रिएक्टेंट, उसे हम थोड़े थोड़े टाइम के अंदर में थोड़ी क्वांटिटी में डालते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेमी बैच रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर, तो चलिए, तो इसमें क्या होता है कि हमें उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलता है, और हमारा जो रॉ मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कंटिन्यूअस रिएक्टर में क्या होता है कि हम हम एक तरफ से रिएक्टेंट्स डालते हैं और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली विड्रॉन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो क्वांटिटी होती है, मतलब प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा मिलती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो हमें एक समान मिलती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इन और कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट इन और कंटिन्यूअसली जो प्रोडक्ट है वो आउट होता रहता है। तो जिससे जो है वो क्वालिटी जो है वो एक समान रहती है। जिसमें बैच रिएक्टर में क्या होता है कि हम बैच रिएक्टर होता है उसमें हम जो रॉ मटेरियल डालते हैं और प्रोडक्ट डालते हैं, मतलब वो बैच में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो बैच होता है वो एक बैच की क्वालिटी अलग तो दूसरे बैच की क्वालिटी अलग, मतलब उसमें वैसा जो होता है, तो उसमें बैच में ये एक लिमिटेशन आ जाती है। जो कंटिन्यूअस में हम सर्टेन मतलब जो क्वालिटी चाहिए वो एक समान मिलती है। तो ये जो कंटिन्यूअस रिएक्टर है वो ज़्यादातर जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो
तो चलिए फ्रेंड्स फिक्स्ड बेड रिएक्टर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो फिक्स्ड बेड रिएक्टर होता है, वो फिक्स्ड बेड रिएक्टर जो होता है उसमें एक कैटालिस्ट का एक फिक्स्ड बेड होता है। जैसे कि अभी हम ये फिगर में ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वो एक होता है, वो एक कैटालिस्ट का एक फिक्स्ड बेड होता है। और उसके ऊपर जो है ये जो ट्यूब्स है यहाँ पे हमारी रिएक्शंस होती है। और रिएक्शन हो जाने के बाद ये जो है वो एक स्क्रीन टाइप का होता है। ये जो दिया हुआ है हमें वो एक स्क्रीन की तरह होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो कुछ जो कैटालिस्ट है वो सर्टेन वेलोसिटी की जिसकी सर्टेन वेलोसिटी से हमने जो प्रोडक्ट इन किया हुआ था उसके साथ साथ थोड़े थोड़े जो कैटालिस्ट है वो आ जाते हैं। तो वो क्या करेगा कि उसको कैटालिस्ट जो होंगे वो सारे वापस उसकी वो कैटालिस्ट को जो है वो एलिमिनेट कर देगा और जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ से बाहर मिल जाएगा। तो अभी ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमने एक बार यहाँ पे जो ए लिखा है वहाँ से हम रिएक्टेंट्स को डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कैटालिस्ट के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो कोलाइजन है वो दो रिएक्टेंट्स या जो भी जितने भी हमने रिएक्टेंट्स डाले उसमें कोलाइजन बढ़ने की वजह से जो है वो धीरे धीरे रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लगता है। और उसके बाद जो धीरे धीरे यहाँ पे जो है तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्लस जो थोड़े मतलब प्रोडक्ट प्लस जो थोड़े कैटालिस्ट के जो पार्टिकल्स जो आ जाते हैं जो स्मॉल होते हैं, यहाँ पे तो वैसे बिग जो बड़े बड़े पार्टिकल्स यूज़ होते हैं कैटालिस्ट के, पर अगर जो थोड़े थोड़े जो कैटालिस्ट के जो पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या उसके मतलब इसके साथ आ जाते हैं। तो ये क्या होगा कि जो एलिमिनेटर जो स्क्रीन जैसा होता है वो उससे क्या होगा कि वो जो कैटालिस्ट है वो यहाँ वहीं पे रह जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमें ऊपर से मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि कैटालिस्ट के जो बेड है वो फिक्स होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि और या उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा जो हीट जो है वो हम यूनिफॉर्मली जो हीट है वो यूनिफॉर्मली अलग अलग जगह पे नहीं रहती, अलग अलग जगह पे हम नहीं जाती है। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग जगह पे जो हीट स्प्रेड नहीं होने की वजह से हॉटस्पॉट बन जाते हैं। तो हॉटस्पॉट बनने की वजह से क्या होगा कि एक जगह पे 100 होगा या एक जगह पे 50 होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम हीट मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो एक बड़ा नुकसान रहता है कि हीट मेंटेन नहीं हो पाता है। और प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो हाई रहता है, क्योंकि ये क्या है कि हमने ये सर्टेन वेलोसिटी से अभी प्रेशर अभी डाला, तो अभी सर्टेन वेलोसिटी से मतलब प्रेशर से हमने जो फीड डाली तो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें तकलीफ़ पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर को देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम जो सर्टेन जो कैटालिस्ट है जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसको हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होता है कि अभी जब हमने यहाँ पे कैटालिस्ट रख दिया तो उसके बाद क्या है कि जब हम फीड करते हैं, मतलब जो हम कुछ रिएक्टेंट्स डालते हैं तो वो क्या है कि वो सर्टेन वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। तो उससे क्या है कि वो रिएक्टेंट्स के जो है वो एक कैटालिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं और इसकी वजह से क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन जैसा रखा है नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है कि कैटालिस्ट के पार्टिकल है वो प्रोडक्ट के साथ साथ ऊपर आने लगते हैं। उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एक प्योरीफायर रख देते हैं, मतलब एक स्क्रीन जैसा रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि सम जो पार्टिकल्स है, मतलब जो कैटालिस्ट के पार्टिकल है वो यहाँ पे रह जाएंगे और प्रोडक्ट हमें यहाँ से विड्रॉन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का रिएक्टर देखते हैं, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। कोई भी मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर मतलब कि हम यहाँ से एक रिएक्टेंट डाला और यहाँ से दूसरा रिएक्टेंट डाला, वो क्या होगा कि ये एजिटेटर की मदद से यहाँ पे मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद उसकी रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा वो मतलब हमें जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो रिएक्टेंट्स मिक्स होते हैं और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। और मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर मतलब अगर कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर क्या होता है, तो मतलब CSTR क्या होता है कि CSTR में क्या होगा कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट डाला, यहाँ से प्रोडक्ट डाला और यहाँ से क्या होगा कि वो जो है वो सर्टेन हम क्या करते हैं CSTR में कि यहाँ तक हमने सपोज ऐसा रख दिया कि एज्यूम किया कि यहाँ तक हमें लेवल मेंटेन करना है।
तो वहाँ तक हम लेवल मेंटेन करेंगे, जो रिएक्टेंट्स है उनका लेवल मेंटेन करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूस प्रोडक्ट भी विड्रॉन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें लेवल भी मेंटेन करना है और उतने ही लेवल मेंटेन करने के लिए हम कैटालिस्ट हम जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स डालते रहते हैं और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट जो है वो आउट होता रहता है। तो उससे क्या होगा कि हमने अगर रिएक्टेंट्स डालना बंद कर दिया तो क्या होगा कि उसका जो लेवल है वो नीचे आता जाएगा, और अगर हमने प्रोडक्ट विड्रॉन करना चालू कर दिया तो उसका लेवल ऊपर आता रहेगा। तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत मतलब जो लेबर है, ऑटोमेटिक्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पड़ेगी, मगर ये जो है उसमें स्किल्ड लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के बारे में देखते हैं। तो अगला रिएक्टर और हमारा है PFR। उसमें क्या होता है कि वो एक ट्यूब टाइप होता है, जैसे कि हमने ऐसे एक ट्यूब होती है। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में हम ऊपर से रिएक्टेंट्स डाल देते हैं, जो भी फीड होती है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो नीचे जाते क्या होता है कि वो थोड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे 20%, मतलब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग रहता है। यहाँ पे 20%, क्योंकि अभी मिले तो 20%, फिर यहाँ पे 60% कन्वर्जन होगा, यहाँ पे 90% कन्वर्जन होगा और बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है और ऊपर से ये इजी टू ऑपरेट है, इसलिए इजी टू ऑपरेट है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लग फ्लो रिएक्टर है वो बिल्कुल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह होता है। जैसे कि हमने अगर अभी खाना खाया है तो वो थोड़े टाइम के बाद ही, जो हमारी अंदर नड़ी होती है, जो थोड़े टाइम के बाद ही वो हमारे लीवर तक पहुंचते हैं। तो मतलब ये जो है वो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आज के वीडियो में आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।